हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 13 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 14th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 14वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करना है। 39 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो थ्योरी आर्टिकुलेट्स डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करती है कि वो क्लियरली पोर्टफोलियो थ्योरी में बताया गया है, एक्सप्रेस किया गया है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे रिड्यूस होता है किस टाइप का रिस्क। क्या मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क। कौन सा रिस्क पोर्टफोलियो थ्योरी से क्या होता है। पोर्टफोलियो थ्योरी में बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन से कौन सा रिस्क रिड्यूस होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ये रिस्क सब पता होने चाहिए कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस होगा। तो चलिए मैं पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन बताती हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए मेरे पास 100 रुपए है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि 100 के 100 रुपए मैं क्या करूं, एफडी में लगा दूं, या 100 के 100 रुपए मैं किसी कंपनी ए के शेयर खरीद लूं। ठीक है, केवल कंपनी ए के शेयर, एक मेरे पास ऑप्शन ये है, या 100 के 100 रुपए का पूरा एक ही म्यूचुअल फंड खरीद लूं। ठीक है, ये ऑप्शन है। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो 100 रुपए है मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करूं, 25-25 रुपए के, ठीक है, और इसको मैं क्या करूं, 25 रुपए की एफडी करा दूं, 25 का म्यूचुअल फंड, 25 का कंपनी ए के शेयर और 25 का मैं एफडी करा ली, ये करा लिया म्यूचुअल फंड शेयर और थोड़ा सा मैंने बॉन्ड ले लिया। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है। या 20-20 रुपए करके मैं 5 जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, तो बेसिकली हम जब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में केवल एक ही एसेट नहीं रखते हैं, हम कई एसेट रखते हैं। हमने शेयर भी ले लिया, हमने एफडी भी करा ली, हमने आरडी भी करा ली, हमने इंश्योरेंस भी ले लिया, हमने म्यूचुअल फंड भी ले लिया। ठीक है, हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक एसेट ना रख के हमने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया, इनके बीच में बांटा, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो पूछा जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन से कौन सा रिस्क रिड्यूस होता है। क्या इससे बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल, मार्केट या अनसिस्टमैटिक। तो चलिए अब मैं इन रिस्क के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहला है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क बेसिकली वो कह लीजिए पॉसिबिलिटी है लॉसेस की, या वो रिस्क है, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल मार्केट। नाम क्या है, मार्केट रिस्क ना, यानी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो रिस्क होता है ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या पता कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चेंज हो जाए, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो जाए, या पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वही स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल रिस्क है। गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, कोई कह लीजिए कोई फिस्कल पॉलिसी है चेंज हुई, या मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई, या एक्सचेंज रेट से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ये सब आता है मार्केट रिस्क में। अगला क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो अच्छा बताइए, क्या ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चेंज हो रही है, अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो क्या उस ये रिस्क रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, इस रिस्क पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सारे ही पोर्टफोलियो में हमारे पास सारी चीजें हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, शेयर भी है, बॉन्ड भी है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चेंज होती है, या नेचुरल डिजास्टर या फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, तो सभी पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो ये रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। अगला क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली वो रिस्क है विच इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, विच इज रिलेटेड विद बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्रेडिट रिस्क जो होता है, क्रेडिट रिस्क हुआ, लिक्विडिटी रिस्क हुआ, लिक्विडिटी रिस्क हुआ, ऑपरेशनल रिस्क हुआ। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क हुआ, तो ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल रिस्क में आता है। ठीक है, अगला क्या है, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क बेसिकली क्या होता है, वो रिस्क, बिजनेस का वो रिस्क जिससे बिजनेस का क्या हो, थोड़ा मतलब लॉसेस के चांसेस हो, प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, तो वो रिस्क जो होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है, तो आपने देख लिया ये तीनों जो रिस्क हैं, ये तो इनका मतलब इन तीनों रिस्क पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन जो अगला रिस्क मैं डिस्कस करने जा रही हूं दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। नाम क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक मतलब कंपनी, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क।
अनसिस्टमैटिक रिस्क का एक दूसरा नाम है, इसे कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं या इसे डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहते हैं, डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि इसे डाइवर्सिफाई करके इस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी वो रिस्क जो सिस्टमैटिक नहीं है। देखिए, ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कुछ एफडी है, कुछ आरडी है, कुछ म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस है, ये अलग अलग सपोज करिए इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी वो रिस्क जो अनसिस्टमैटिक है, यानी सब पर सिस्टमैटिक नहीं है, यानी सब पर बराबर नहीं है। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जो शायद केवल इस कंपनी ए का रिस्क है, कंपनी बी का रिस्क नहीं है। ठीक है, जो कंपनी स्पेसिफिक हो, क्या पता कंपनी ए में कोई फ्रॉड वगैरह पकड़ा गया, ठीक है, कंपनी ए की पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये इस कंपनी का ही रिस्क है ना, ये कंपनी बी का रिस्क तो नहीं है, ये इस एफडी का रिस्क तो नहीं है, ये इस इंश्योरेंस का रिस्क तो नहीं है, ये इस म्यूचुअल फंड का रिस्क तो नहीं है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, वो रिस्क जो केवल एक कंपनी से रिलेटेड है। तो इस टाइप के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो को क्या कर लें, डाइवर्सिफाई कर लें। अगर मेरे पोर्टफोलियो में केवल कंपनी ए है और कंपनी ए से रिलेटेड कोई रिस्क पता चला, उसमें कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, तब तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो पर अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लूं, इसमें बॉन्ड भी रख लूं, इसमें एफडी भी रख लूं, इसमें आरडी भी रख लूं, इसमें और भी कुछ इंश्योरेंस भी रख लूं, इसमें म्यूचुअल फंड भी रख लूं, तो अगर कंपनी ए का कोई रिस्क है भी, बट क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो अगर इसका जो लॉस है वो दूसरे के प्रॉफिट से क्या होगा, कवर हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो यहां पे इसी की बात हो रही है। पोर्टफोलियो थ्योरी क्या कहती है कि डाइवर्सिफिकेशन से आप अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, वो जो सिस्टमैटिक नहीं है, यानी सब पर बराबर नहीं है, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि आज की तारीख पर 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और सही में ये मुश्किल है कि 750 वीडियोस में आप कोई अपना पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट सर्च करेंगे, मुश्किल भी है। तो इसीलिए मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। एंड मेरा पहला चैनल और मेरा दूसरा चैनल भी है, पूजा सिंह के नाम से मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे चैनल पे मैंने रिसर्च मेथोलॉजी, एचआरएम एंड इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट अभी तक कवर किए हैं, और धीमे धीमे आने वाले समय में इस पे ऑडिटिंग और भी कई नए सब्जेक्ट कवर करूंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है, उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ये मार्केटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर उसके बाद इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, ये मार्केटिंग के प्रोसेस के कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट से है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं ये चारों ऑप्शन आपके लिए, पांचों ऑप्शन आपके लिए पढ़ देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला इसमें क्या दिया गया है, ए पॉइंट क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। ठीक है, अगला क्या है, बी, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। अगला क्या है, टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंगेज कस्टमर, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक, तो ये 5 आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप दिए गए हैं, आपको बताना है मार्केटिंग प्रोसेस में इन स्टेप को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है ये अगर आपको पता है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है,
तो जरा मुझे याद आ रहा है, फिलिप्स कॉटलर, बहुत फेमस मार्केटिंग की बुक है फिलिप्स कॉटलर की, तो उसमें बताया गया है कि मार्केटिंग है क्या। काफी स्टूडेंट को लगता है कि सामान बेचना, सेलिंग करना इज मार्केटिंग, पर जान लीजिए मार्केटिंग सेलिंग से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो सेलिंग है वो केवल एक स्मॉल कंपोनेंट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। तो बता दूं, मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ, जो फिलिप्स कॉटलर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, ताकि उनकी जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, वो सेटिस्फाई की जा सके और कंपनी अल्टीमेटली क्या है, प्रॉफिट को अर्न कर सके। ठीक है, जो मार्केटिंग है उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी कस्टमर की नीड है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपनी का जो टारगेट मार्केट है, ठीक है, कंपनी किस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, उसको मेजर किया जाता है, उसको क्वांटिफाई किया जाता है। साइज ऑफ मार्केट, मार्केट की साइज क्या है ये भी देखा जाता है, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। इन्होंने बहुत फेमस डेफिनेशन दी थी मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग में सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसके बाद डिलीवर किया जाता है वैल्यू टू द कस्टमर, ताकि कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई किया जा सके और कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, ये जो 5 स्टेप दिए हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो कंपनी, मैंने बताया ना, सबसे पहले कंपनी मार्केट प्लेस को स्टडी करती है, कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, ये समझने की कोशिश करती है। तो सी पॉइंट देखिए क्या है, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड एंड वांट। तो दिस इज द फर्स्ट, सबसे पहले कंपनी मार्केट प्लेस को समझने की कोशिश करती है, कस्टमर की नीड एंड वांट को समझने की कोशिश करती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, उसके बाद कंपनी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, ये नीड, कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग, कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने मार्केट समझ लिया, उसके बाद कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करती है एक इंटीग्रेटेड मार्केट, पहले तो स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद एक मार्केटिंग प्रोग्राम डिजाइन करती है ताकि डिलीवर कर सके सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। तो ये हो गया पॉइंट 3। अब बताइए इसमें पॉइंट 4 क्या होगा, पॉइंट 4 क्या होना चाहिए, बताइए पॉइंट 4 क्या होना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट के बारे में तो आखिरी में बात करेगी। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट के बारे में आखिरी में बात करेगी। उससे पहले कंपनी क्या करेगी, इंगेज करेगी कस्टमर को, एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप पहले बनाएगी, कस्टमर डिलाइट क्रिएट करेगी। ठीक है, और प्रॉफिट के बारे में कंपनी, अगर कस्टमर खुश है तो प्रॉफिट तो होगा ही। ठीक है, तो चौथा स्टेप ये है, एंड पांचवा स्टेप ये है कि कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करेगी, प्रॉफिट कमाएगी एंड कस्टमर इक्विटी। तो ये होगा पांचवा स्टेप। तो समझ में आ गया, सबसे पहले मार्केट को स्टडी किया, कस्टमर की नीड को स्टडी किया, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केटिंग का प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया, कस्टमर से एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप डेवलप किया, कस्टमर को एंगेज किया, और अंत में क्या है, कैप्चर, उसके बाद कस्टमर से वैल्यू कैप्चर की एंड प्रॉफिट अर्न किया। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है ये कहां पे दिए गए हैं, ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि ईपीआरजी फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू। ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो क्या होता है। ठीक है, ईपीआरजी फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू, वो क्या होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है क्या, चलिए पहले ऑप्शन आपके लिए रीड कर देती हूँ। ईपीआरजी का बेसिकली फुल नेम क्या है ये समझ गए तो हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इथनो पॉली रीजियो जियो ट्रांसफॉर्मेशन, अगला है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, अगला है एथिक्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, गाइडलाइन ओरिएंटेशन, अगला है एवरी पर्सन रिफर्स टू ग्लोबल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो क्या होता है, बेसिकली इट रिफर्स टू। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑब्वियसली आपको ईपीआरजी के बारे में पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो आप इजिली कर लेंगे। ठीक है,
तो ईपीआरजी पहले मैं आपको बताती हूँ ईपीआरजी क्या है। ईपीआरजी, ईपीआरजी, तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है, दिस इज बेस्ड ऑन 4 अप्रोचेस ऑफ अ कंपनी टुवर्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ईपीआरजी फ्रेमवर्क बेसिकली बताता है कंपनी के 4 अप्रोच, कंपनी के 4 अप्रोचेस हो सकते हैं टुवर्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। कंपनी जब इंटरनेशनल मार्केटिंग करती है, इंटरनेशनल बिजनेस करती है, तो कंपनी के 4 अप्रोचेस हो सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? कंपनी के 4 अप्रोचेस हो सकते हैं जब कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग करती है या इंटरनेशनल बिजनेस करती है, और यही जो 4 अप्रोचेस है ना, वही है ईपीआरजी। ठीक, चलिए पहला बताती हूं। पहला है इथनोसेंट्रिक। सबसे पहला क्या है अप्रोच? इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक अप्रोच को होम कंट्री अप्रोच भी कहते हैं। जो इथनोसेंट्रिक अप्रोच है, इसको होम कंट्री अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सिंपली अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसको एज इट इज इंटरनेशनल मार्केट में भेजती है, जैसा वो डोमेस्टिकली कंपनी सेल कर रही है। ये बात समझ में आया? देखिए, इथनोसेंट्रिक अप्रोच मतलब होम कंट्री अप्रोच। इसमें कंपनी सिंपली जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है या जो कोई भी सर्विस है ना, तो जैसी डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपनी कंट्री में जैसे वो सेल कर रही है, जैसा प्रोडक्ट है, एज इट इज वो इंटरनेशनल मार्केट में भी वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करती है। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट भेजती है। तो दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो कंपनी का एक ये भी अप्रोच हो सकता है कि कंपनी प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई सर्विस में मॉडिफिकेशन नहीं किया, एज इट इज उसको इंटरनेशनल मार्केट में भेजना। ठीक, ये हुआ इथनोसेंट्रिक। अगला क्या है? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। ई मतलब इथनोसेंट्रिक, पी मतलब पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है? पॉलीसेंट्रिक मतलब कंपनी गो फॉर कस्टमाइजेशन फॉर ईच फॉरेन मार्केट। देखिए, पॉली मतलब मेनी, यानी कंपनी जो डिफरेंट कंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को क्या करे? कस्टमाइज करे, मॉडिफाई करे। ठीक है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करती है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये एक कंपनी है, सॉरी ये एक कंट्री है, इसने प्रोडक्ट बनाया, पर डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट दूसरे तरीके से बिकता है, दूसरी उसकी पैकेजिंग है, इंग्रेडिएंट अलग है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, तो इस कंट्री की क्या पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर सॉरी उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, कस्टमाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस कंट्री के, ये कंट्री कोई ए है, इस कंट्री का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, प्रेफरेंस क्या है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये होता है पॉलीसेंट्रिक। ठीक, नेक्स्ट इज रीजियोसेंट्रिक। अगला क्या है? रीजियोसेंट्रिक। अच्छा, एक चीज है, मैं सिंपली इसका सॉल्यूशन ये भी बता सकती हूँ कि इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, ये इसका आंसर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए ना। क्या पता आपसे इथनोसेंट्रिक के पूछ लिया जाए, जियोसेंट्रिक पूछ लिया जाए, मैचिंग का क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। अगला क्या है? रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें कंपनी जो होती है वो एक कंट्री को नहीं टारगेट करती। ठीक है, एक कंट्री को नहीं टारगेट करती, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को टारगेट करती है। वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनका कह लीजिए टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, प्रेफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सपोज करिए ये इंडिया है, इंडिया को कोई प्रोडक्ट जो है बाहर की कंट्री में भेजना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच अगर कंपनी फॉलो करती है तो यहाँ पे एक कंट्री को टारगेट नहीं करती है, इस पूरे रीजन को टारगेट करती है, और उस रीजन में जितनी कंट्रीज आती हैं उनका मार्केट ऑलमोस्ट सेम है, उसके मार्केट के फीचर्स सेम है, मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच होता है ना, दैट इज कॉल्ड रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, कि एक कंट्री को नहीं, उस पूरे रीजन को टारगेट करना इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रीजियोसेंट्रिक। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करती हूँ, अब हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक में क्या होता है? कंपनी आइडेंटिफाई करती है नीड ऑफ द कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड, जियो लेवल पे, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है, या कह लीजिए एक स्टैंडर्ड सर्विस डिजाइन करती है, और वही स्टैंडर्ड सर्विस डोमेस्टिक मार्केट में भी चलेगा, पूरे इंटरनेशनल जियो लेवल पे भी वही चलेगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो दैट इज जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। समझ में आया? कंपनी इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, मतलब क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, जो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और एक स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करती है, जो हर जगह चल जाए। ठीक है, हर कंट्री के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चल जाए, तो वो डिजाइन करती है, और फिर वही जो है डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में, हर जगह वही प्रोडक्ट
एंड सर्विसेज जाता है। तो ये जियो सेंट्रिक अप्रोच है। तो ये 4 अप्रोचेस हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, यहां तक पढ़ लीजिएगा और ये जो टॉपिक्स है ना इनको बुक से भी पढ़िएगा। ठीक है, और प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।